हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, जहां पे हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट बेसिक चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स में धमाल मचाएंगे, कमाल मचाएंगे। समझ में आ रहा है ना? एक बात देखिए, बेसिक मैथ्स अगर आपने बढ़िया से नहीं देखा होगा तो पूरी फिजिक्स समझ लीजिए नहीं समझ में आने वाली है। वैसे ही वेक्टर्स है, अगर वेक्टर्स आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगी। तो बेसिक्स में ये दो चैप्टर, बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स जो है, ये कमाल का चैप्टर है जो पूरे फिजिक्स में धमाल मचाता है। वो फिजिक्स में धमाल मचाते हैं जिनकी बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स कमाल की होती है। तो समझिए, हर एक सवाल अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से बनाए, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझे, हर एक डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझे, तो आपको बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स आना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? अगर नहीं देखा है बेसिक मैथ्स का लेक्चर तो पहले जाकर बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखिए और फिर उसके बाद वेक्टर्स देखिए। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। और वेक्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे पहला फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसके बाद वेक्टर्स और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। आप बताइए फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? आपको पता है? नहीं पता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ आपको। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। भैया बहुत आसान सा चीज़ है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? देखिए, मैं आपको फील दिलाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट का फील दिलाऊंगा आपको, बहुत विजुअलाइजेशन के साथ पूरे वेक्टर पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वेक्टर समझिए प्रैक्टिकल चलेगा आपके सामने, पूरे स्क्रीन पे प्रैक्टिकल चलेगा। मैं हूँगा और मेरे दो डंडे होंगे और वो इतने कमाल करने वाले हैं, इतने कमाल करने वाले कि वेक्टर जो है ना आपको चमकेगा बस। देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसे क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ that can be measured, ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सके। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको लूँ लेंथ मेजर करते हैं ना, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। आ रहा है समझ में? मास 2 kg, 3 kg, 1.5 kg। टाइम 4 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। फोर्स 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन। आ रहा है समझ में? और ले लीजिए एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ रहा है समझ में? वेलोसिटी एक्सेट्रा, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। आया समझ में? जो इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड आता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, QUANTITIES, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ मतलब इसका जस्ट अपोजिट। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी जस्ट इसका अपोजिट होगा। जैसे दोज क्वांटिटीज़ that cannot be measured, इसका एग्जांपल आप बताओ, कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? जैसे में लव, हेट मतलब प्यार, मोहब्बत। कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं? प्यार, मोहब्बत। आपने कभी बोला है उससे किससे सर? फीलिंग जगा दे रहे हो आप। अरे उसी से जिससे आप प्यार और मोहब्बत करते हो। प्यार मोहब्बत तो सेम ही चीज़ है। चलो प्यार मोहब्बत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्यार मोहब्बत। कभी आपने उससे बोला है कि मैं तुम्हें 5 किलो प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें 10 किलो प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें 50 किलो प्यार करता हूँ, या मैं तुम्हें 5 न्यूटन प्यार करता हूँ? कभी तो ऐसा नहीं बोला है ना। कोई यूनिट इसका डिसाइड है? नहीं है। डिसाइड इसका यूनिट नहीं है। मतलब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। प्यार मोहब्बत हो गया, आपका हेट हो गया, समझ में आ रहा है? हेट हो गया, एंगर हो गया। इसका कोई तो अमाउंट होता नहीं है, मतलब इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जिसको मेजर नहीं कर सकते। अब देखा जाए फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं फिजिकल क्वांटिटीज देखूँ तो फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स हैं भैया। फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स हैं जिनको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। पहले वाले को पढ़ना है, दूसरे वाले को नहीं। देखिए, पहला होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो हमारा चैप्टर है, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है वेक्टर क्वांटिटी है, उसको स्केलर के साथ डील करेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी के साथ।
बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ लुक एट बोर्ड। मैं आपको बताने वाला हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, PHYSICL फिजिकल क्वांटिटीज़। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है आपको मैं सिखाने वाला हूँ। बहुत धैर्य से, बहुत पैसेंस रख के सीखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। समझ में आ रहा ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे मैं ले लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ तो लेंथ ले लीजिए। लेंथ जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लेंथ जो है, लेंथ अगर मैं बोलता हूँ आपको, लेंथ दिया हुआ है आपका 5 मीटर, 5 मीटर लेंथ दिया हुआ है। 5 मीटर लेंथ का मतलब क्या हुआ, 5 मीटर लेंथ का मतलब ये हो कि जो इसमें लेंथ है ना भैया, ये लेंथ ये है आपका फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटी है ये। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ। लेंथ मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी बताया था ना जिसको मेजर कर सकते हैं, तो मेजर करके लिख रहे हैं 5 मीटर, तभी तो इसको बोल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। आया समझ में। अब इसमें देखिए जो 5 है ये है एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर, समझ में आ रहा है, जो फिक्स होता है, जो हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पे फिक्स है, मतलब अगर लेंथ हम 5 मीटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे फिक्स है ये 5 मीटर। समझ में आ रहा है। देखिए यूनिट क्या है यहाँ पे, मीटर क्या है, मीटर एक यूनिट है। समझ में आ रहा है। तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ एक मैग्नीट्यूड आएगा और दूसरा उसके साथ एक यूनिट आएगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, फोर्स को कभी आप बोलते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ 5, तो 5 का मतलब क्या, 5 तो एक नंबर है भैया, उसके साथ अगर कुछ जोड़िए तब ना आपको पता चलेगा कि हाँ कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं बोल दूँ 5, तो 5 के साथ बोलूँ अगर न्यूटन, तो 5 न्यूटन अगर बोल रहा हूँ तो आप समझिएगा हाँ भैया इस फोर्स का बात कर रहे हैं। अगर मैं 5 मीटर बोल रहा हूँ तो आप बोलिएगा लेंथ का बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड तो आप इससे समझिएगा वेलोसिटी और स्पीड की बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में आपको, आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड कोई भी नंबर, अगर नंबर है तो मैग्नीट्यूड बुलाते हैं उसको, रिप्रेजेंटेड बाई मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, मतलब यूनिट और मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए मैं आपको बोलूँ कि भैया संस्कार गया इंडिया से अमेरिका, ठीक है। अब इंडिया में ये मार्कर लेकर गया और ये मार्कर का लेंथ अगर 5 मीटर था इंडिया में, तो मैं वहाँ गया, एक अमेरिकन ने मुझसे पूछा कि इसका लेंथ क्या है, टेल मी द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, देन आई tell him 5 meters, then he measures there and tell no it is not 5 meter, it is 500 centimeter। मतलब उसने मेजर किया वहाँ पे, बोल रहा है 500 सेंटीमीटर है। मैं बोला नहीं ये तो 5 मीटर है। वो बोला नहीं 500 सेंटीमीटर है। मैंने बोला नहीं 5 मीटर है। उसने बोला नहीं 500 सेंटीमीटर है। हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। कोई तीसरा आदमी आता है, वो बोलता है अरे भाई तू 5 मीटर बोलो चाहे 500 सेंटीमीटर बोलो, वैल्यू कहाँ चेंज हुआ। आपने क्या किया, उस जो नंबर था आपने जब यूनिट बदला तो नंबर भी बदल गया। समझ में आ रहा है ना, लेकिन वैल्यू तो सेम ही रहा ना। ये 5 मीटर यहाँ भी था, 5 मीटर वहाँ भी है, 500 सेंटीमीटर वहाँ भी था और 500 सेंटीमीटर यहाँ भी है। मतलब वैल्यू नहीं चेंज हुआ, नंबर और यूनिट दोनों चेंज हो गया लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि NU बराबर कॉन्स्टेंट होगा, अब यहाँ पे NU बराबर कॉन्स्टेंट मैंने क्यों लिखा, जो समझाया वही लिखा हूँ। देखो यहाँ पे जो भी समझाया वही लिखा हूँ। N क्या है, N है भैया आपका ये मैग्नीट्यूड, N क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। N क्या है, मैग्नीट्यूड है। मतलब N से मैग्नीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और U से यूनिट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मतलब ये मार्कर जब 5 मीटर का मैं यहाँ से वहाँ ले गया तो वैल्यू क्या बदला, वैल्यू नहीं बदला, लेकिन नंबर और यूनिट बदल गया। तो वैल्यू नहीं बदला, NU का वैल्यू नहीं बदला। मतलब यहाँ से अमेरिका ले जाने में NU का वैल्यू कॉन्स्टेंट रहा, इसलिए हम लिखते हैं इसको N1U1 बराबर N2U2 इसको लिख सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मैं आपको बेसिक मैथ्स में बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, आ रहा है समझ में ना, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूँ, इसमें आया समझ में जो बताया हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि N और U के बीच में ग्राफ बताइए, N और U के बीच में ग्राफ बताइए, तो कैसे बताइएगा, बताइए N और U के बीच में ग्राफ बताइए, कैसे बता सकते हैं आप N और U के बीच में ग्राफ। तो पहले आप देखिए, बेसिक मैथ्स पढ़ा चुका हूँ इसलिए ग्राफ पूछ रहा हूँ। देखिए खेल देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ग्राफ आ गया। सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा नहीं तब ग्राफ आ गया। देखिए NU बराबर कांस्टेंट है, जब NU बराबर कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं NU बराबर जब कांस्टेंट होता है, मतलब जब XY बराबर कांस्टेंट होता है तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। तो बना दो भाई, क्या दिक्कत है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये थोड़ा गंदा हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है ऐसे, आया समझ में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। मैं अगर बोलूँ आपको NU का U के साथ ग्राफ बनाओ, आप NU का U के साथ ग्राफ बताओ, और एक ग्राफ बताओ आप NU का N के साथ। मतलब जो NU है, NU का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, उसका U के साथ क्या वेरिएशन होगा।
एन यू का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, जिसका एन के साथ क्या वेरिएशन होगा, एन यू तो कांस्टेंट है भैया, तो उसका कोई वेरिएशन होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, मतलब एन यू कांस्टेंट है, मतलब एन यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एन यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप नंबर चेंज कर दीजिए, चाहे आप यूनिट चेंज कर दीजिए, कोई उसको दिक्कत नहीं है। एन यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट बना रहेगा। समझ में आया, तीनों ग्राफ समझ में आया कैसे हुआ, आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए निगाहें गड़ा लीजिए अपनी और दिमाग को खोलकर यहाँ पे देखिए। चलिए स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या है भैया, बता दीजिए जल्दी, बता दे रहा हूँ। आपको पता है क्या होगा डिफरेंस? फ्रेशर्स होगे तो नहीं पता होगा, लेकिन ड्रॉपर होगे तो पता जरूर होगा। ठीक है, देखो जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। समझ में आ रहा है? देखो स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज होते हैं जो स्केलर से हट के होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, इनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो इनके पास हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए तभी होगा। लेकिन देखिए थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे लगता है, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए एक थर्ड कंडीशन भी होता है। समझ में आ रहा है, उससे वो पूरा वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। देखो तो इसका जो है सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कि फॉलोज सिंपल एडिशन, ये सिंपल एडिशन को मात्र फॉलो करता है। सिंपल एडिशन का मतलब क्या होता है, सिंपल एडिशन का मतलब ये होता है कि मैं आपको बोलूँ अगर 5 kg + 4 kg कितना होता है, तो आप बताइएगा 9 kg। समझ में आ रहा है? 3 मीटर + 2 मीटर कितना होता है, 5 मीटर। ये है सिंपल एडिशन, जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं वो है सिंपल एडिशन। लेकिन जो अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर में वो होगा वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए इसका जो है वेक्टर क्वांटिटी का 2 कंडीशन तो हो गया है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके साथ साथ मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर वो फॉलो करता है तब क्या, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, चिंता मत कीजिए, आपको मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बोलूँ तो एग्जांपल इसका बताओ, एग्जांपल इसका क्या होगा स्केलर क्वांटिटी का। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देखिए, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको 4 मीटर, डिस्टेंस बोल रहा हूँ 4 मीटर। समझ में आ रहा है? पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट पूरे एग्जांपल्स दिखा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 4 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा। और मान लीजिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसी का एक बड़ा भाई है। बड़ा भाई कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। 4 मीटर मैग्नीट्यूड है, 4 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा। जैसे मैं लिख दूँ 4 मीटर इन ईस्ट, समझ में आ रहा है ना, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मतलब 4 मीटर कहाँ है, ईस्ट के। अगर बोल दे रहा हूँ मैं 4 मीटर, तो आप बोलोगे हाँ ये तो डिस्टेंस का है, डिस्टेंस आप बता रहे हो। लेकिन मैं बोलूँ अगर 4 मीटर इन ईस्ट, कहाँ बोल रहा हूँ, 4 मीटर किसी डायरेक्शन में, तो आप बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट आप बता रहे हो। समझ में आ रहा है ना, वो डिस्टेंस कभी नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मैं लिखा हूँ फॉलो सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन कैसे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझिए। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट में 4 मीटर चला, ठीक है, और 3 मीटर चला आपका नॉर्थ में। 3 मीटर कितना चला, नॉर्थ में चला। 4 मीटर ईस्ट में चला, ईस्ट डायरेक्शन ये होता है, नॉर्थ में चला 3 मीटर। तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बताओ आप, डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस आप यहीं कहोगे ना कि 4 मीटर + 3 मीटर कितना होता है, 4 मीटर + 3 मीटर = 7 मीटर। 7 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं, क्योंकि जितना हम चलते हैं वो डिस्टेंस होता है। मैंने ईस्ट में चला कितना, 4 मीटर, उसके बाद नॉर्थ में कितना चला, 3 मीटर चल दिया। समझ में आ रहा है ना, नॉर्थ में 3 मीटर चल दिया, तो टोटल चला कितना, वही डिस्टेंस होता है। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस कितना हुआ, जोड़ दिया तो सिंपली निकल गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट में कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट में अगर यही मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे दूँ कि नॉर्थ में मैं चला, यहाँ पे नॉर्थ में चला मैं 4 मीटर, सॉरी ईस्ट में चला 4 मीटर और नॉर्थ में चला मैं 3 मीटर। समझ में आ रहा है, 3 मीटर नॉर्थ में चला, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, तो ये निकलेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। ये तो आपने सिंपल एडिशन कर दिया, क्योंकि सिंपल एडिशन जो है स्केलर क्वांटिटी फॉलो करता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल आपने जोड़ के निकाल दिया कि 3 + 4 7 होता है। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल एडिशन फॉलो नहीं होगा कि हाँ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस जो पॉसिबल है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? आपको मैं पढ़ाऊंगा जब मोशन इन 1D, उस समय आपको बहुत अच्छे से फील कराऊंगा। अभी टेम्प्रोरी आप देख लीजिए, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे छोटा डिस्टेंस आप बताओ, आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पता चलेगा। समझ में आ रहा है? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पता चलेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पता चलेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पता चलेगा कि कैसे आप निकालोगे इसको। ठीक है, तो ये जो होता है ना, यहाँ पे बना 90 डिग्री का एंगल, जब 90 डिग्री का एंगल बना तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये होगा आपका बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, इसका 5 मीटर आएगा आंसर। समझ में आ रहा है? तो 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 5 मीटर। लेकिन 5 मीटर तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी तो होना चाहिए ना, कि 5 मीटर किधर, किस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन के लिए आप इंतजार कीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंसर विथ डायरेक्शन होगा, आंसर विथ डायरेक्शन होगा, विथ डायरेक्शन होगा आंसर विथ डायरेक्शन होगा। लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर आपको बढ़िया सीखना है तो मैं नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में आपको डायरेक्शन का अच्छे से फील दिलाऊंगा, डायरेक्शन सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है ना कि कैसे फाइंड करेंगे अगर ऐसे कुछ दिया हुआ तो। ठीक है, अभी आप निश्चिंत रहिए। देखिए नेक्स्ट आपको ये समझ में आया, आया बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए नेक्स्ट मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब एग्जांपल, एक तो एग्जांपल से मैं समझा दिया, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अब देखिए एग्जांपल, जैसे में आपका स्पीड हो गया, स्पीड ये क्या होता है, स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी। आपका समझ लीजिए स्पीड, वर्क हो गया, वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे 5 जूल बोलूँ तो 5 जूल स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी हो गया स्केलर क्वांटिटी है। टाइम हो गया स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी हो गया स्केलर क्वांटिटी है। आ रहा है समझ में, डेंसिटी हो गया स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर हो गया, मैं बोलूँ 5 डिग्री सेल्सियस, तो किस डायरेक्शन में भाई, 5 डिग्री सेल्सियस की डायरेक्शन में। अभी मुझे इसमें गर्मी लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब चेहरे देख के आपको पता चला होगा, गर्मी पूरा पीठ पसीना पसीना हो गया है। तो टेम्परेचर हमको फील हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, कि वेस्ट डायरेक्शन में, पूरे बॉडी पे लग रहा है भाई, कोई डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो किसी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर एक हो गया अपना स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर के बाद अपना आ गया प्रेशर। तो प्रेशर अगर लगता है तो किस डायरेक्शन में लगता है, मैं अगर प्रेस कर रहा हूँ, प्रेशर यहाँ पे लगा रहा हूँ, प्रेशर ऐसा लगा रहा हूँ, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है? रैंडम डायरेक्शन में लग रहा है अपने बॉडी पे। समझ में आ रहा है? तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जिसका फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, वो स्केलर क्वांटिटी हो गया यहाँ पे। तो प्रेशर हो गया, प्रेशर हो गया, समझ रहे हो ना, एक्सेट्रा मान लो। ठीक है, एक्सेट्रा मान लो। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका और एग्जांपल दिखाया जाए तो इसका हो गया और एग्जांपल, समझ लीजिए वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ये सब जो है, ये सब कौन से क्वांटिटीज है, ये सब क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज। आया समझ में? एक्सेट्रा यहाँ पे डाल दो, एक्सेट्रा। अब एक नोट लिखाने वाला हूँ। ये जो है 10 लाख का नोट है। इस नोट को आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए 10 लाख का नोट है। 10 लाख का नोट कितने का, 10 लाख का नोट है। ये नोट ये है भैया, नोट ये कहता है कि जो करंट है ना, करंट जिसको आपको चल के करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 में पढ़ना है, वो जो है करंट, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। मैं इसको स्केलर में लिखाता हूँ, वेक्टर में क्यों लिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो करंट है, करंट उसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। समझ में आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, आप सोचो, एक बार सोचो। क्योंकि ये जो है ना, ये थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तीनों कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहला रहा है तो उसके 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा, वो उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरा, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये जो है बदमाश, ये सिंपल एडिशन को फॉलो कर देता है। क्या, सिंपल एडिशन को फॉलो कर देता है। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, इसके पास बस मैग्नीट्यूड हो काफ़ी है। समझ में आ रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड तो नजर आ रहा है, लेकिन सिंपल एडिशन को फॉलो कर देता है। क्या करता है, सिंपल एडिशन फॉलो करता है। सिंपल एडिशन फॉलो करता है, सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। सिंपल एडिशन को फॉलो करता है जिसके चलते ये भैया स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है करंट। समझ में आ रहा है ना, मतलब इससे दूर हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी से। अगर ये फॉलो कर देता, अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर देता, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर देता तो वेक्टर क्वांटिटी में होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आया समझ में आपको। देखो नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे देखो, नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे है कि स्केलर जो है, स्केलर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि स्केलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं दिया हूँ लेंथ इक्वल टू 5 मीटर,
तो लेंथ इक्वल टू 5 मीटर तो कैसे चेंज कर सकते हैं आप भैया, मैग्नीट्यूड को चेंज कर दीजिए। 5 है तो 6 मीटर कर दीजिए, 6 है तो 7 मीटर कर दीजिए। मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज करने से स्केलर चेंज हो जा रहा है कि नहीं। और कोई चारा है लेंथ को चेंज करने के लिए, स्केलर को चेंज करने के लिए कोई चारा नहीं है। समझ में आ रहा है ना, कोई चारा नहीं है। और किसी भी तरीके से हम स्केलर क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते, बस मैग्नीट्यूड को चेंज करके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास बस मैग्नीट्यूड है ही, उसके पास और कुछ है ही कहाँ। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा कि स्केलर कैन बी चेंज्ड, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी चेंज्ड by changing magnitude only, by changing magnitude only। आया समझ में, फील आया क्या बोलना चाहता था, सही। नेक्स्ट बट, यहाँ पे लिख रहा हूँ बट वेक्टर कैन बी चेंज्ड, by changing मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड को भी चेंज करने से हम चेंज करके वेक्टर चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड को समझा रहा हूँ, बहुत है समझा रहा हूँ, धैर्य रखिए। बट वेक्टर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली और डायरेक्शन ओनली, और बाय चेंजिंग बोथ, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको बहुत केयरफुली आपको समझना है। और बाय चेंजिंग बोथ, समझ में आ रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझना। अब देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। स्केलर क्वांटिटीज़ के पास क्या था, मैं बोल रहा हूँ इस मार्कर का लेंथ 4 मीटर है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन तो होता नहीं है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो बस क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो इस 4 मीटर मार्कर को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 मीटर बना सकते हैं, 10 मीटर बना सकते हैं, 50 मीटर बना सकते हैं, और कोई चारा इसको चेंज करने का नहीं है। यूनिट चेंज करेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड यूनिट दोनों ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना, बस उसको लिया जाता है, किताब में भी ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, और ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिए, अगर इसको लेंथ को चेंज करना है, इस स्केलर क्वांटिटी को चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के तो हो जाएगा। इसीलिए मैं बोला हूँ कि स्केलर क्वांटिटीज कैन बी चेंज बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज के पास तो भैया दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है 4 मीटर इन ईस्ट, अगर वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है 4 मीटर इन ईस्ट, तो हम अगर हम यहाँ का 3 मीटर कर दें, मतलब बस अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, फिर भी ये चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दूसरा हो जाएगा। 3 मीटर इन ईस्ट हो जाए तो दूसरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दे, अगर मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दे, यहाँ पे 4 मीटर इन ईस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 मीटर इन नॉर्थ कर दे, 4 मीटर इन नॉर्थ कर दे, तब भी चेंज हो गया, वेक्टर क्वांटिटी दूसरा हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट दूसरा हो गया कि नहीं, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर हम दोनों चेंज कर दे तब भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 मीटर इन वेस्ट कर दे, क्या दिक्कत है, 3 मीटर इन नॉर्थ कर दे तो भी चेंज हो जाएगा। आया समझ में आपको, आया समझ में, बढ़िया से आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता हूँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर टॉपिक के अंदर ये पढ़ने वाले हैं हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को जो है ना, वैसे किताब में देखिएगा तो किताब में दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 तरीके बताऊंगा जिससे आप वेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि कोई भी क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ सिंबल देखा जाए तो सिंबल कैसे होता है। अगर मान लीजिए कोई ए वेक्टर क्वांटिटी है, एज वेक्टर क्वांटिटी सपोज कर दीजिए, ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब ए के ऊपर एक एरो, समझ में आ रहा ना, ए के ऊपर एक एरो डाल के रिप्रेजेंट किया जाता है। और किताब में देखिएगा तो कुछ मतलब ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब खूब गाढ़ा करके ऐसे, मतलब खूब मोटा इंक से लिखा हुआ होता है, तो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब किताबों में ऐसे जनरली देखने को मिल जाता है, लेकिन वैसे आप ये भी याद रखिएगा तो चलेगा। समझ में आ रहा है ना, पेपर में आपको ऐसे ही आने वाला है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए आप, मैं बोलूँ कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे नोट करके लिखता हूँ मैं कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो, वेक्टर क्वांटिटी तब कहलाएगा जब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। समझ में आ रहा है, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर कहलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे दे दूँ आपको कि मान लीजिए कि ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे मोड लगा देते हैं तो ये मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, मैं यहाँ पे एक और आपको बता दूँ कि अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, मैग्नीट्यूड को तो कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। मैग्नीट्यूड अगर है तो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा आप। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये दोनों है।
मतलब मॉड लगा दिए भाई, मॉड लगा दिए मतलब एरो खत्म, मतलब ए बचा। समझ में आ रहा ना, ये लिखिए बात सेम है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक कैप से, मतलब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ये और इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है, तब ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। मतलब जो वेक्टर होता है ना, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक मैग्नीट्यूड से और एक डायरेक्शन से। जो वेक्टर होता है दो चीज़ होती है उसमें, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है, समझ में आया, ये चीज़ जानना जरूरी है, ये चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बराबर वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसी से आया, अपना लगा देंगे। समझ में आ रहा ना, ऐसे देखिए। तो एक ऐप क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक ऐप क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। समझ में आ रहा है, इसको यूनिट वेक्टर बुलाता है, यूनिट वेक्टर बुलाता है। मैं इसको टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। समझ में आ रहा है। देखिए एक ऐप को क्या लिख सकते हैं, एक ऐप यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ गया नीचे। समझ में आ रहा है ना, वेक्टर अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, ये होता है अपना यूनिट वेक्टर, ये होता है अपना यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आपका होता है वेक्टर अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है, वेक्टर अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना मीटर, सेंटीमीटर, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों यूनिट नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वेक्टर है, तो वेक्टर है तो 4 मीटर इन ईस्ट होगा और यहाँ पे 4 मीटर होगा, तो मीटर से मीटर तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 मीटर से 4 मीटर तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, बचेगा डायरेक्शन। तो यूनिट तो बचा ही नहीं उसके पास, तो इसीलिए यूनिट वेक्टर के पास कभी भी यूनिट नहीं होगा। लेकिन इसके बाद मैं एक सवाल कराने वाला हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे एक सवाल कराऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि यूनिट वेक्टर के पास यूनिट क्यों नहीं होता है। और देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। ये भी कैसे होता है मैग्नीट्यूड 1, ये भी मैं बताने वाला हूँ एक सवाल कराकर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट करके लिख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, नोट करके देखिए कि यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट and have magnitude equal to 1, इतना आप ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है। अब ये स्टेटमेंट को मैं प्रूफ करने वाला हूँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये एक एरो है, समझ में आ रहा है ना, ये एक एरो है। अब देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। जो लेंथ है ना, इस एरो का लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो, जैसे में ये हो गया अपना लेंथ पूरा, ये जो लेंथ हो गया अपना पूरा, ये लेंथ, ये जो होता है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब लेंथ जो है रिप्रेजेंट क्या करता है, लेंथ मतलब ये पूरा कितना है, समझ में आ रहा है ना, लेंथ ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, मतलब कोई भी अगर वेक्टर है तो कितना बड़ा है कितना छोटा है ये लेंथ से पता चलेगा, आ रहा है समझ में। लेकिन ये होता है यहाँ पे, ये होता है टेल भैया अपना, ठीक है। ये जो होता है ये होता है हेड, समझ में आ रहा है ना, हेड होता है। और टेल से लेके हेड तक, मतलब टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। तो हेड जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। इतना आप समझ लीजिए, आया समझ में। फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका एप्लीकेशन जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सच में इसका यूज कहाँ होने वाला है, ठीक है। ये आया समझ में। जो ये लेंथ होता है, लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, लेकिन ये जो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर ये 4 न्यूटन का है, फोर्स लग रहा है यहाँ पे 4 न्यूटन, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन का, और मैंने इधर लगा दिया, इसका मतलब ये होगा कि 4 न्यूटन लगा हुआ है, 4 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है इन ईस्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन लेते हैं। तो 4 न्यूटन कहाँ लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ लग रहा है 4 न्यूटन, ईस्ट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम इसको समझेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊँ, इस क्वेश्चन को आप कीजिए। प्रीवियस स्लाइड से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और प्रीवियस स्लाइड में क्या था, मैं आपको यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन निकालना सिखाया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका सोल्यूशन मैं करता हूँ कि ये वेक्टर इज गिवन बाई 4 न्यूटन इन ईस्ट। मतलब वेक्टर क्या है, वेक्टर जो दिखा हुआ है उसको लिख दे 4 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है, 4 न्यूटन इन ईस्ट दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर इज गिवन बाई 4 न्यूटन इन ईस्ट। नेक्स्ट पढ़िए, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपका 4 न्यूटन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 4 न्यूटन। देन पूछ क्या रहा है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बताइए। मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना दिया हुआ है आपका 4 न्यूटन, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा। तो आपको क्या सिखा के आया हूँ अभी, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं इसे, क्या सिखा के आया हूँ, यही सिखा के आया हूँ आपसे कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, उसमें डायरेक्शन भी होता है। अरे समझ में। तो डायरेक्शन निकालना है आपको, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, वेक्टर अपन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है ना, मतलब जो वेक्टर है उसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर आपका 4 न्यूटन इन ईस्ट, यहाँ पे डालिए 4 न्यूटन इन ईस्ट।
आया समझे, 4 न्यूटन इन ईस्ट अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 4 न्यूटन इन ईस्ट हुआ। अब देखिए अब यहाँ पे क्या डालेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना है 4 न्यूटन। आइए ये डायरेक्शन इससे पता चल जाएगा, 4 न्यूटन कटा, कितना आया, ईस्ट में आया। कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट आया। और इस डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा जब डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा। तो ये क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर जो है ना वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। कैसे, तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखा था, क्या लिखा था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसके पास यूनिट नहीं होता है। कहाँ आया यूनिट, यूनिट से तो यूनिट कट गया, कोई यूनिट नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी एक स्टेटमेंट था कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 आता है। तो कहाँ 4 न्यूटन तो कट गया, मतलब कितना आया, 1 इन ईस्ट आया। मैग्नीट्यूड कितना आया, 1 आया, कोई यूनिट उसके साथ नहीं आया, 1 आया। मैग्नीट्यूड कितना आया, 4 न्यूटन से 4 न्यूटन कट गया। तो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट क्या आया, पूरा स्टेटमेंट देखिए, पूरा स्टेटमेंट आया 1 इन ईस्ट, 1 इन ईस्ट आया, 1 इन ईस्ट, समझ में आ रहा है, 1 इन ईस्ट आया, 1 इन ईस्ट, 1 इन ईस्ट आया, समझ में आ रहा है आपको। तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कितना आया, इससे पता कितना चलता है कि मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड आया 1, और आपका डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन आया आपका आई कैप, मतलब इसको आई कैप से आप डिनोट कर सकते हैं, आई कैप से इसको डिनोट किया जाता है। आया समझ में आपको, आया समझ में आपको, बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ में आया। फील आया कि जो पिछला मैंने स्टेटमेंट लिखाया था, जो पिछला स्टेटमेंट लिखाया था कि मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कर रहा है, अरे समझ में ना, कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसके पास कोई यूनिट नहीं होता। कहाँ यूनिट आया, यूनिट से तो यूनिट कट गया, न्यूटन से तो न्यूटन कट गया। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए किसी वेक्टर को चेंज करना है तो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताया था ना, डायरेक्शन को चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, या दोनों को चेंज कर दो तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इफ़ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, कीपिंग मैग्नीट्यूड and direction constant या same, then vector does not change, मान लो ये कंडीशन हो तो किसी के बाप की मजाल है क्या वेक्टर चेंज कर देगा, नहीं कर सकता है कभी भी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है और वो हमेशा फिक्स रहता है वो चीज़, समझ रहे हैं ना। तो किसी की बाप की मजाल नहीं कि वो वेक्टर को चेंज कर सके, खुद वेक्टर अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, समझ में आ रहा है, ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा। लेकिन इसको अगर क्या करते हैं, स्टेटमेंट समझिए, स्टेटमेंट ये कि पैरेलल शिफ्टिंग करना है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ। अरे समझ में ना। अब देखिए पैरेलल शिफ्ट करते हैं, पैरेलल का मतलब क्या होगा, पैरेलल का मतलब हुआ ये कि इसके मतलब पैरेलल का मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यही होता है पैरेलल का मतलब। अब देखिए मैग्नीट्यूड को सेम करके और डायरेक्शन को सेम करके आपको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, तो वेक्टर कभी चेंज होगा। देखिए जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रखता हूँ और ऐसे चेंज कर दिया, समझ में आया ना। तो ये वेक्टर, तो वेक्टर चेंज हुआ कि नहीं, वेक्टर चेंज नहीं हुआ, वेक्टर वही है, मतलब शिफ्ट किया तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ, यही है। मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूँ, इसको मैं ऐसे चेंज करूँ, ऐसे चेंज करूँ, ऐसे हाँ ऐसे चेंज करूँ, समझ में आ रहा है। तो ये बताइए इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, नहीं, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है। डायरेक्शन भी कौन सा है, डायरेक्शन भी देखा जाए तो ये थोड़ा सा अजीब बन गया, ऐसे कीजिए, ऐसे, हाँ ये ठीक बना थोड़ा सा, ठीक है, ये ठीक बना, थोड़ा सा इससे पता चल रहा है कि हाँ डायग्राम आता है कि नहीं अच्छा बनाने, हाँ अरे आता है यार डायग्राम अच्छा बनाने, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन ये ईस्ट में था तो ये भी ईस्ट में है, समझ में आ रहा ना, ये भी ईस्ट में आया, समझ आपको। देखिए नेक्स्ट मैं आप इसको शिफ्ट करूँ तो एक और तरीके से शिफ्ट करता हूँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही रहना चाहिए, यही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन वही है ईस्ट, समझ में आ रहा है ना। तो इतने तरीकों से किसी वेक्टर को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी वेक्टर को मैं ऐसे कर दूँ, इस वेक्टर को मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड मान लीजिए सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तभी वेक्टर चेंज हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, तो अगर मैग्नीट्यूड हम चेंज कर दें तो टोटल वेक्टर चेंज ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, हम इतना बड़ा बना दें तभी ये वेक्टर चेंज हो जाएगा, आ रहा है सामने ना, तभी ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन सेम रखे, डायरेक्शन तो स्टीम में रखे, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज कर दिए, यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर दिए, तभी चेंज हो गया। यहाँ पे बस डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तभी चेंज हो गया। मतलब
वेक्टर को अगर चेंज आप चाहते हैं कि वेक्टर चेंज नहीं हो तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको फिक्स रखना पड़ेगा। ऐसा समझ में। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड नंबर स्टेटमेंट ये है कि इफ़ वेक्टर इज रोटेटेड, देखिए यहाँ पे इफ वेक्टर इज रोटेटेड देन वेक्टर विल चेंज एक्सेप्ट एट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए आप। ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, अगर किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई वेक्टर है, समझ में आ रहा है ना, इसको हम क्या करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर है, अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करके क्या होगा, यहाँ पे आएगा, समझ में आ रहा है। रोटेट करके हम यहाँ पे ला देंगे, रोटेट करके हम यहाँ पे ला देंगे, रोटेट करके हम यहाँ पे ला देंगे, रोटेट करके यहाँ पे ला देंगे, रोटेट करके यहाँ पे ला देंगे, रोटेट करके यहाँ पे ला देंगे। मतलब ये नहीं कर सकते, पॉसिबल कहाँ से कहाँ है, रोटेट करके यहाँ से हम यहाँ पे ला सकते हैं। अगर ला दे रहे हैं तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर तो चेंज हो गया भैया। मैग्नीट्यूड मान लीजिए सेम भी अगर रहा तो ये अगर ईस्ट में था तो ये कुछ और डायरेक्शन बन गया, इधर कुछ और डायरेक्शन हो गया, इधर कुछ और डायरेक्शन हो गया, इधर कुछ और डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि एक्सेप्ट एट थीटा इक्वल टू 2 पाई। एक तो आपने समझ लिया कि हाँ वेक्टर चेंज हो जाएगा, अगर उसे रोटेट करते हैं, लेकिन वेक्टर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया वेक्टर चेंज नहीं होगा थीटा इक्वल टू 2 पाई पे। यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे दूसरा ये भी बात है कि अगर थीटा इक्वल टू 2 पाई हो तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई हो तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कोई ऐसा था, अब यहीं से रोटेट करके हम यहीं पे ला दिए ये वेक्टर को, मतलब 2 पाई चल गया कि नहीं, यहीं से रोटेट करके यहाँ से लाए, रोटेट करके इस वेक्टर को हम इसी पे ला दिए, तो 2 पाई चला तो वेक्टर कहाँ चेंज हुआ, डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है। आ रहा है समझ में ना, डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर नॉट चेंज। तो ये इसका एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या था, ये तो समझने वाली बात है, आ रहा है समझ में, कॉमन सेंस की बात है। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आपका कि आइडेंटिफाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, आपको ही करना है, और दूसरा भी क्वेश्चन आपको ही करना है। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को आप कीजिए, आपके पास 2 मिनट का समय है। पहले क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट। चलिए फटाफट कीजिए, बहुत आसान सवाल है, जो पढ़ा दिया हूँ उसी में का सवाल है। चलिए जल्दी कीजिए, फटाफट पॉज करके कीजिए। हो गया, सोल्व हो गया। चलिए मैं करता हूँ इसे। देखिए भैया पहला सवाल बहुत आसान है, आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज छांटना है। तो यहाँ पे लिखिए स्केलर क्वांटिटीज, और यहाँ पे लिखिए आप वेक्टर क्वांटिटीज, और लिख दीजिए इसमें वेक्टर क्वांटिटीज। और कौन कौन से स्केलर क्वांटिटीज हैं पहले ये बताइए, कौन कौन से स्केलर क्वांटिटीज और कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज है। पावर मतलब होता है, पावर का मतलब क्या होता है, पावर हो गया 6 जूल पर सेकंड। समझ आ रहा है, पावर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर मेरे पास पावर है तो इसका डायरेक्शन क्या है भाई, इस डायरेक्शन में पावर लग रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो डायरेक्शन नहीं होता तो आप ध्यान रखिएगा पावर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। आपको याद करना पड़ेगा ये, पावर जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। मास भी स्केलर क्वांटिटी होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। करंट बता चुका हूँ कि डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा आपका स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया करंट, आया समझ में। और देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। वेलोसिटी जो होता है ना, वेलोसिटी वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अगर समझिए फोर्स भी होगा वेक्टर क्वांटिटी। एरिया भी होता है वेक्टर क्वांटिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करता हूँ, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, आप याद रखिएगा। एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। आज समझे। अब देखिए वॉल्यूम मैं बोल रहा हूँ 5 मीटर क्यूब। भैया 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम किस डायरेक्शन में वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होगा, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसा समझे आपको। देखिए नेक्स्ट है डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। घना, कितना घना, मतलब किस डायरेक्शन में घना, कितना घनत्व, किस डायरेक्शन में घनत्व, समझ में आ रहा है ना। आसान है। देखिए अब टेम्परेचर भी बताया था आपको, 5 डिग्री सेल्सियस किधर लग रहा है, नॉर्थ में कि ईस्ट में, सब जगह लग रहा है भाई। 5 डिग्री सेल्सियस फील हो रहा है तो पूरे कमरे में फील हो रहा है, तो डायरेक्शन उसका कहाँ है, समझ में आ रहा है ना। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ पे दिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कोई भी एनर्जी हो, दुनिया कोई भी एनर्जी हो, अगर 5 जूल एनर्जी लग रहा है तो 5 जूल एनर्जी का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन कुछ नहीं है, समझ आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो गया। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म पूरा लिख दे रहा हूँ। चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आपका हो गया ये स्केलर क्वांटिटी, समझ में आ रहा है। अब वर्क देखिए, वर्क भी हो गया स्केलर क्वांटिटी, वर्क भी हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो गया वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में। किसका ये सही हुआ, जल्दी कमेंट में बताइए किसका ये सही हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगेगा तब बनेगा सवाल, समझ में आ रहा है ना। देखिए सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट की सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, कौन सा डायग्राम सही है,
सेम डायरेक्शन होना चाहिए लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बताइए, सेम डायरेक्शन है, हाँ ईस्ट में है तो ईस्ट में है, ये भी सेम डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ये भी सेम डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? इसका इतना मैग्नीट्यूड है तो इसका इतना मैग्नीट्यूड, इसका इतना तो इसका इतना, इसका इतना तो इसका इतना, लेकिन सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऐसा में चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक अपना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। चलिए देखते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आप देखो यहाँ पे ये मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ तो सारे शॉर्ट फॉर्म्स को आप ध्यान रखिएगा। मैं चलने मतलब नेक्स्ट कुछ समय बीतेगा तो सारे शॉर्ट फॉर्म से ही यूज करूँगा, ठीक है। देखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो होता है ना, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखिए कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल, इज द स्मॉलर एंगल of the two angle, of the two angle, of the two angle, ये एंगल का सिंबल है, ठीक है। of the two angle when they are placed, they are placed tail to tail और head to head, पूंछ टू पूंछ और सिर टू सिर, ठीक है ना, हेड टू हेड। देखिए अब इस स्टेटमेंट को समझिए ठेठ भाषा में। ठेठ भाषा में यही है ना कि सीधी सी बात है कि वो एंगल लेंगे, मतलब एंगल जो होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो सबसे छोटा एंगल होता है। समझ में आ रहा है ना, सबसे छोटा एंगल होता है जब किसी वेक्टर को हम हेड से हेड या टेल से टेल मैच करा दे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये कोई मान लीजिए वेक्टर था, ठीक है, ये वेक्टर था, ठीक है, ये वेक्टर था, मान लीजिए ये भी एक कोई वेक्टर था, ऐसे ये वेक्टर था, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था। मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे बताओ कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन, यहाँ पे पूछता हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपको क्या करना है, एंगल बताना है। तो क्या बताओगे, ऊपर वाला स्टेटमेंट को समझो और इसके अनुसार आंसर दो। देखो कैसे, एंगल जो है ना, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो एंगल जो होगा छोटा एंगल होगा। बोल रहा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल ऑफ द टू एंगल। टू एंगल क्या, टू एंगल, एक तो एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। एक एंगल कौन सा बन रहा है, एक एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल अपना यहाँ पे बन रहा है ना, दो एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। उसमें बोल रहा है उसमें से छोटा एंगल मतलब ये एंगल, ठीक है। व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल और हेड टू हेड, मतलब दो कंडीशन है, पहला तो स्मॉलर एंगल होना चाहिए और दूसरा टेल से टेल या हेड से हेड प्लेस्ड होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहला जो कंडीशन है वो होना चाहिए कि ये स्मॉलर एंगल होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है आइदर टेल से टेल प्लेस्ड हो और हेड से हेड प्लेस्ड हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा एंगल तो आपने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हेड है और ये टेल है। इसका तो हेड है, ए वेक्टर का तो हेड है, लेकिन बी वेक्टर का टेल है, तो यहाँ पे एंगल हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर शिफ्टिंग किस लिए सिखाया था मैं, वेक्टर शिफ्टिंग किस लिए सिखाया था, आज के लिए यही सिखाया था कि वेक्टर को आप शिफ्ट कर दीजिए, वेक्टर को शिफ्ट कीजिएगा, कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट, देन वेक्टर विल नॉट चेंज, वेक्टर चेंज नहीं होने वाला है। तो आइए यहाँ पे यही देखेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करके हम आंसर लाने वाला है कि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। आ रहा है समझ में ना। देखिए तो क्या कर सकते हैं, हम ए वेक्टर को भी शिफ्ट कर सकते हैं और बी वेक्टर को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, दो तरीके करते हैं। पहला करते हैं, यहाँ पे पहला आंसर हम लिखते हैं, इस सवाल का जो जवाब है आंसर लिखते हैं यहाँ पे पहला कि बाई शिफ्टिंग ए वेक्टर, बाई शिफ्टिंग ए वेक्टर को शिफ्ट करके देखते हैं। ए वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो ए वेक्टर को कैसे शिफ्ट करें, मान लीजिए ए वेक्टर को हम ऐसे ला दें आगे, ऐसे कर सकते हैं। ये था अपना कौन सा, बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर था ना, ये बी वेक्टर था। हम ए वेक्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट इधर मूव करा दे रहे हैं, इधर मूव करा दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे मूव करा दे रहे हैं बी वेक्टर। तो ये क्या हुआ, ये पूंछ जो है यहाँ पे आ गया कि नहीं, सिर यहाँ पे चला गया, मैग्नीट्यूड वहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वहीं, सॉरी ये बी वेक्टर था ना, यहाँ पे ए वेक्टर को किया है, ए वेक्टर है ये, ठीक है, पूंछ है, ये सिर है, ये टेल है और ये हेड है, तो टेल से टेल मैच कर गया, यहाँ पे हेड है, तो छोटा सा एंगल कौन बन रहा है, छोटा सा एंगल ये बन रहा है। तो यही होगा आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कौन सा, ये होगा थीटा। समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है कैसे हुआ, ये कैसे हुआ समझ में आया। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और देखिए, छोटा एंगल देखना है और ये देखना है कि हेड टू हेड और टेल टू टेल है कि नहीं। अगर हेड टू हेड और टेल टू टेल होगा तो इसके बीच में अगर छोटा एंगल जो बनता है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लेकिन ए को शिफ्ट करके हमने देखा कि थीटा हुआ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर मान लीजिए हम बी को शिफ्ट करते हैं, दूसरा बाई शिफ्टिंग बी, बी को शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्टिंग बी, तो बी वेक्टर को अगर शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर तो ऐसे ही था, जो था ए वेक्टर ऐसे ही था, हम बी को शिफ्ट कर देते हैं। बी को शिफ्ट करके क्या करेंगे, नीचे लाना पड़ेगा हमको, ऐसे लाना पड़ेगा, बी को शिफ्ट करके पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे लाए, तो यहाँ पे हेड से हेड मैच कर गया, यहाँ पे एक बड़ा एंगल है, यहाँ पे एक छोटा एंगल है, तो ये छोटा एंगल आपको देना पड़ेगा थीटा,
तभी जाकर होगा। ये छोटा एंगल जाकर देना पड़ेगा थीटा, तभी जाकर होगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आगे समझ में आ गया? समझ में? चलिए इसे नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का असली फील क्या है। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चंस को करने के बाद एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मैं स्टेटमेंट लिखाया हूँ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का, जो मैं आपको बताया हूँ, उसको दिमाग में रखें और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व करें। पहले आप इसे सोल्व कीजिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है? चलिए इसे सोल्व कीजिए जल्दी। कर लिया सोल्व? आपने किया सोल्व? चलिए मैं करता हूँ। देखिए, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, पहला का सॉल्यूशन करता हूँ। पहला का सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ, फिर दूसरे का उधर, तीसरा का उधर, ठीक है? देखिए पहला क्या करना है आपको, स्मॉल एंगल ढूंढना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, कंडीशन मैं लिख देता हूँ। कंडीशन ये है कि स्मॉल एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉलर एंगल होना चाहिए, स्मॉलर एंगल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि आइदर हेड टू हेड हो या टेल टू टेल हो। बस ये कंडीशन होना चाहिए। बस इसको आप समझिए, ध्यान रखिए। स्टेटमेंट को भूल जाइए, वही बोल रहा है स्टेटमेंट का, समझ लीजिए निचोड़ है ये दो स्टेटमेंट हो तो आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? तब देखिए पहला का इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको क्या करना है, टेल टू टेल और हेड टू हेड सोचना है और स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे तो इसका ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल है, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, हम दोनों को शिफ्ट कर सकते हैं। इधर हम इसको शिफ्ट कर दें, इसको शिफ्ट कर दें, किसी एक को शिफ्ट कर दीजिए। चलिए हम बी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं। ये वेक्टर था तो ये वेक्टर को ऐसे ही रखें, बी वेक्टर को शिफ्ट करके हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ला दें। यहाँ पे ए वेक्टर डालिए ना, नीचे ए वेक्टर था, ये वेक्टर, और बी वेक्टर को हम शिफ्ट करके इसको हम मतलब हेड टू हेड मैच कराना है, तो बी वेक्टर को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, मतलब बी वेक्टर को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं ऐसे। ये हो गया आपका बी वेक्टर, ठीक है? बी वेक्टर मतलब कहाँ से है, बी वेक्टर पहले यहाँ पे था, बी वेक्टर यहाँ पे था, बी वेक्टर ऐसे था, यहाँ पे था, यहाँ से बी वेक्टर को हम शिफ्ट करके यहाँ पे ला दिया, मतलब ये हेड टू हेड हो गया। मतलब स्मॉलर एंगल कौन है, इन दोनों वेक्टर में दिखाया, तो ये तो बिगर एंगल है, स्मॉलर एंगल ये है, तो ये आंसर होगा आपका। ये जो थीटा होगा आंसर आएगा। अब ये थीटा आएगा कितना, ये एंगल था कितना था, ये एंगल पहले कितना था, 60 डिग्री था, 60 डिग्री था। तो लीनियर पेयर से ये जो हुआ पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये 60 डिग्री, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं ना, जगह ही तो नहीं है यार। थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, मतलब ये हो गया 120 डिग्री। आया समझ में? आया कैसे हुआ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया समझ में ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया समझ में? चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए आंसर होगा आपका ये, इसलिए डॉट से मैं मार दिया, समझ में आ रहा है? आंसर आपका ये होगा, ठीक है? देखिए नेक्स्ट वही है, नेक्स्ट वही करना है। अब इसमें देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पे क्या किए, आप बी को चेंज किए, यहाँ पे ए को चेंज कर दीजिए, क्या दिक्कत है? बी को वैसे ही रहने दीजिए, लीजिए बी को वैसे ही रहने दीजिए, बी वैसे ही है, ठीक है ना? अब आप ए को चेंज कीजिए, ए को चेंज करना पड़ेगा क्या, ए को चेंज करने के नीचे लाना पड़ेगा, ऐसे नीचे लाना पड़ेगा आपको। मतलब ये कैसे था पहले, इनिशियली ये ऐसे था, ठीक है ना? इसमें एंगल कितना बन रहा था, 30 डिग्री का बन रहा था, लेकिन अब ये जो है ये बड़ा सा एंगल बन रहा है, लेकिन ये छोटा एंगल बन रहा है। तो हेड टू हेड प्लेस्ड है, तो ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 30 है, ये लीनियर पेयर बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। थीटा आपका कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। आ रहा है समझ में? किसका सही है, किसका सही है? आ रहा है समझ में? आपसे बना है कि नहीं, पहले ये बताइए। बना होगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, समझ में आना बहुत जरूरी है, समझ में? बहुत बेसिक चीज़ है। देखिए अब इसका तो देखिए, इसका तो आप आंख बंद करके बताइएगा, ऐसे दिया हुआ वैसे दिया, उसी से बात है। ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसको हम शिफ्ट कर देंगे नीचे। देखिए बी है, यहाँ पे बी है, हम ए को शिफ्ट करके हम यहाँ पे ला दे रहे हैं, ठीक है? ये हो गया, ये बी हो गया, टेल टू टेल मैच कर गया, ये हो गया 90 डिग्री आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। चलिए यहाँ पे देखिए, आप टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब पहला टाइप ऑफ वेक्टर वो है इक्वल वेक्टर। पहला है इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं ना जिनका डायरेक्शन सेम होता है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। मतलब जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है, उनको इक्वल वेक्टर्स बोला जाता है। मतलब यहाँ पे मैं लिखा हूँ तो डायरेक्शन सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। मतलब इक्वल वेक्टर का पहचान यही है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए और सेम नेचर के वेक्टर्स होंगे। सेम नेचर के वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, धैर्य रखिए, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डायग्राम अगर बनाता हूँ तो ऐसे बनाता हूँ। ये मान लीजिए 5 न्यूटन था और भी 5 न्यूटन है, मतलब ये फोर्स है। कहने का मतलब न्यूटन लगे तो ये फोर्स है, समझ में आ रहा है ना? मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, लेकिन सेम नेचर ऑफ वेक्टर्स, मतलब फोर्स है तो फोर्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, तब ये क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स होंगे। लेकिन बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर ऐसे कर दूँ कि यहाँ पे फोर्स है 5 न्यूटन का, समझ में आ रहा है ना?
लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है 5 मीटर, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड का। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना क्या लिखना चाहता हूँ मैं। फोर्स है 5 न्यूटन का, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मतलब स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है भैया, 5 मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन सेम नेचर ऑफ वेक्टर्स नहीं है। यहाँ पे फोर्स है तो यहाँ पे वेलोसिटी है, तो ये क्या होगा, ये इक्वल वेक्टर्स नहीं होगा, ये कुछ और ही हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है देखिए, पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं ना जिनका डायरेक्शन जो होता है ना सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, नॉट बी सेम। अभी से समझिए, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक एग्जांपल ये आपका, एक एग्जांपल ये आपका, ठीक है, एग्जांपल ये है, मतलब जिसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट भी सेम, मैग्नीट्यूड सेम होना भी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो पहला है कि मैग्नीट्यूड को मैं सेम कर दिया, डायरेक्शन को भी सेम कर दिया, मैग्नीट्यूड को भी सेम कर दिया, मतलब पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल का मतलब ही होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना, एंगल 0 डिग्री का बनेगा। आ रहा है समझ में। तो ये क्या हुआ, ये पैरेलल वेक्टर्स है, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा तब होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तब भी ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। आ रहा है समझ में ना। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो ये और बी पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये भी ए और बी यहाँ पर भी पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स ऐसे हैं ये, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है। आ रहा है समझ में ना, आ रहा है समझ में। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये आपको देख के क्या लग रहा है, आपको ऊपर कुछ पढ़ाया हूँ, ये देख के क्या लग रहा है, ये देख के यही लग रहा है कि भैया ये इक्वल वेक्टर्स का निशानी है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल का साइन ये होता है, आप इसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ, पैरेलल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ये सही है कि गलत है स्टेटमेंट, सही है स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए इक्वल वेक्टर्स भी क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, समझ में आ रहा है ना, तभी जाकर होगा पैरेलल वेक्टर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए अब भैया पैरेलल वेक्टर्स मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का वेक्टर्स का मतलब सीधा इसका बात कर रहा है, मतलब सीधा किसका बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो था, ये था डांडिया खेलने का समय आ गया, समझ रहे हैं ना। ये दो डंडे जो है पूरे मतलब वेक्टर्स में काम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताया पहला यहाँ पे बताया पैरेलल वेक्टर्स, दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये पैरेलल वेक्टर्स ये हुआ आपका, समझ में आ रहा है, पैरेलल वेक्टर्स ये हुआ, पैरेलल वेक्टर्स ये हुआ, समझ में आ रहा है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हुआ, एंटी पैरेलल वेक्टर्स ये हुआ, अपोजिट वेक्टर्स दोनों ऐसे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ये होते हैं, मतलब एक 180 डिग्री का एंगल बनेगा, समझ में आ रहा है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन पैरेलल वेक्टर्स में क्या बन रहा है, पूरा उधर टेल है तो टेल है, इधर हेड है तो हेड है, कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का, समझ में आ रहा है ना, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। आया समझ में। तो आपको एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब पूरा अपोजिट होगा, मतलब थीटा कितना बनेगा इसमें, 180 डिग्री का, मतलब ऐसे होगा। एक वेक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, समझ में आ रहा ना, दूसरा वेक्टर ऐसे होगा। अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। कोई अगर मान लीजिए ये हुआ ए नंबर एग्जाम्पल, ये हुआ बी नंबर एग्जाम्पल, ये हुआ एक सी नंबर एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई ऐसा वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है, एक हो सकता है एक वेक्टर ऐसे हो, समझ में आ रहा है। मतलब ये क्या कह सकते हैं आप, एंटी पैरेलल वेक्टर का आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, अपोजिट, एकदम अपोजिट का मतलब हुआ थीटा 180 डिग्री बनना चाहिए। आ रहा है समझ में ना, इसी से तो पता चलता है थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा, मे और मे नॉट भी कांस्टेंट, मे और मे नॉट सेम, कांस्टेंट लिखिए या सेम लिखिए, सेम बात है। मे और मे नॉट सेम कहाँ पे है, देखिए ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है कि नहीं, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें, ठीक है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम कह सकते हैं आप, ठीक है, छोटा बनाए तो सेम कह सकते हैं, ठीक है, सेम कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन पूरा अपोजिट है, तो ये भी हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट है और डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तब भी ये हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में मैं क्या लिखा हूँ, मे और मे नॉट सेम। मतलब मैग्नीट्यूड के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई, सेम हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्शन मस्ट है, अपोजिट होना चाहिए, जब जाके वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होगा। आया समझ में। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर देखिए यहाँ पे, फोर्थ नंबर वेक्टर है अपना जीरो वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर। जीरो को नल वेक्टर ही बोला जाता है। देखिए यहाँ पे, अब जीरो या नल वेक्टर क्या होता है भैया, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड ये होता है अपना जीरो, और जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, मतलब इसका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, आर्बिट्रेरी होता है, आर्बिट्रेरी मतलब नॉट फिक्स डायरेक्शन। मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, पहला एग्जांपल, ए नंबर एग्जांपल जो है,
मैं दूं कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, विच इज एट रेस्ट, तो आप क्या बताओगे? आप यही कहोगे कि भैया ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्या होगा? जीरो। जीरो। अगर हम ये अगर बोल रहे हैं तो ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? ये कहीं से आया होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है, रेस्ट पे उसको वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब जीरो भी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर होता है जिसको नल वेक्टर बोला जाता है या जिसको जीरो वेक्टर बोला जाता है। इसका कोई डायरेक्शन बताइए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी हम चाहते हैं बताना, तो आप तो बता दीजिएगा कि हाँ जीरो अगर है उसका वेलोसिटी तो उसका जीरो मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसका डायरेक्शन कहाँ है? चुपचाप मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा वेलोसिटी बताइए, आप बताइएगा जीरो वेलोसिटी है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ है ही नहीं, फिक्स है ही नहीं डायरेक्शन मेरा, कहाँ डायरेक्शन है बताइए? समझ में आ रहा है ना? तो इसका डायरेक्शन आप नहीं बता सकते। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकंड नंबर एग्जाम्पल आपका, मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg का, ठीक है 10 kg का, इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर से 10 न्यूटन और इधर से एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है? 10 न्यूटन का दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। अब आप बताइए ये यहाँ पे मतलब ये ऑब्जेक्ट हिलेगा कि नहीं? ये 10 kg का है, 10 kg का, समझ रहे? इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, मतलब ये 10 kg का, 10 न्यूटन दोनों तरफ से, समझ में आ रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ये ऑब्जेक्ट का दुर्दशा जरूर हो जाएगा, ये पिचक जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ना इधर से हिल पाएगा ना इधर से हिल पाएगा, क्योंकि दोनों तरह से बराबर फोर्स लग रहा है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स जीरो होगा। यहाँ पे एफ नेट लिखे क्या होगा? एफ नेट क्या होगा? एफ नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। इंडिविजुअल फोर्स जीरो नहीं है लेकिन नेट फोर्स जीरो है, तो ये भी क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। लेकिन डायरेक्शन हम पूछे नेट फोर्स का डायरेक्शन बताइए, तो आप बता नहीं पाएंगे नेट फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, किधर फोर्स लग रहा है ये पता नहीं, लेकिन टोटल फोर्स जो लग रहा है वो जीरो लग रहा है, तो ये आपका नल वेक्टर में आएगा। आया समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ फिफ्थ नंबर, निगेटिव वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। निगेटिव या अपोजिट वेक्टर्स किसे बुलाता है? अपोजिट वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे निगेटिव वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसके चलते इसका नाम निगेटिव पड़ा। अपोजिट होता है मतलब थीटा 180 डिग्री होगा। आ रहा है समझ में ना? लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। डायरेक्शन अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दे दूँ, ये डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, ये डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे मैं फोर्स लिख दूँ 5 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स नहीं, यहाँ पे ए और बी देते हैं समझाने के लिए। समझ आ रहा है? ये देखिए ए वेक्टर है ये और ये बी वेक्टर है। समझ में आ रहा है? ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो इसका देखिए इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। देख रहे हैं ना? डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इसमें डायरेक्शन अपोजिट है। एक वेक्टर इधर है तो एक वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट में है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका नाम पड़ा निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका सेम है। समझ में आ रहा है? इसलिए निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। अब इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी तो बोल सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि ऑल निगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर्स का एक कंडीशन ये भी है। समझ में आ रहा है? ये भी है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप, इससे बोल सकते हैं कि ऑल निगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसा समझ में? ऑल निगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं इसको यहीं दिखाता हूँ, इसी चीज़ को यहाँ पे नोट लिखिए, यहाँ पे नोट, इसी डायग्राम से देखना, इसी डायग्राम को समझ में आ रहा है? देखिए मैं यहाँ पे ए नंबर नोट लिखूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर लिखा हुआ है, ये सही है कि नहीं? ये बताइए, ये बताइए। ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर लिखा हुआ है, ये सही है कि नहीं? ये स्टेटमेंट ये सही है कि नहीं? दिमाग लगा, ये बताइए, यहाँ बताइए। मतलब ये बोलना चाहता है, ये लिखा हुआ है क्या स्टेटमेंट? मैं आपको बोलूँ तो ये लिखा हुआ है कि ए वेक्टर इज अपोजिट ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर इज अपोजिट ऑफ बी वेक्टर। मतलब ये बोलना चाहता है ये जो माइनस साइन है ना, ये डायरेक्शन को दर्शा रहा है, डायरेक्शन को दर्शा रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि ए वेक्टर इज अपोजिट ऑफ बी वेक्टर, अपोजिट ऑफ बी वेक्टर, यही बताना चाहता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है। अगर मैं लिख दूँ आपको सही सीधा स्टेटमेंट, अगर ये लिख देता, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये क्या है? ये इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर मतलब ये होगा कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन भी सेम होगा, ये इक्वल वेक्टर। लेकिन यहीं भी माइनस लग गया, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे घेर के लिख रहा हूँ कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगा, एग्जैक्टली अपोजिट मतलब पूरा अपोजिट होगा, 180 डिग्री पर अपोजिट होगा। आया समझ में? आ रहा समझ में? मैंने क्या बोला? इसको ए भी लिख सकते हो, इसको बी नंबर अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो,
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या दिक्कत है? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है ना भैया, मैग्नीट्यूड तो इतना था, इसका ये 5 न्यूटन का फोर्स था, ये 5 न्यूटन का फोर्स, लेकिन ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये लग रहा है इस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसे नोट कीजिए। आया समझ में आपको? बहुत आसान था, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम क्वेश्चन टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने दिया है, दोनों क्वेश्चंस दोनों हट किया है और दोनों का आपको आंसर बताना है। चलिए पॉज कीजिए और आप इसे अपने से पहले सोल्व कीजिए। बहुत आसान सवाल है, दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगाइएगा, सोचिएगा नहीं, तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कीजिए, पहले पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए। चलिए हो गया, सोल्व हो गया। चलिए मैं करता हूँ, देखिए इसे सॉल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है एक काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 5 जूल और दूसरे में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है -5 जूल। देन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। और इसमें देखिए, इसमें भी सेम है, सेम वैसे ही दिया है। फोर्स 1 दिया हुआ है आपका +5 न्यूटन, फोर्स 2 दिया हुआ है 5 न्यूटन। आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए पहले हम इसका देखते हैं, फिर उसका देखेंगे। चलिए इसका देखिए, फोर्स देखा जाए तो फोर्स जहाँ तक जो है ना, फोर्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ, ज़रूरत है इसलिए क्योंकि ये समझाऊंगा, इससे समझ में आ रहा है ना। ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन आएगा। वेक्टर एडिशन आएगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप बताइएगा कि जो फोर्स है वो फोर्स 1 है और फोर्स 2 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का 5 न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो बी ऑप्शन सही। इससे आया समझ में? अब देखिए, लेकिन फोर्स 1 जो है ना एग्जैक्टली अपोजिट है फोर्स 2 के। फोर्स 1 जो है एग्जैक्टली अपोजिट है फोर्स 2 के, तो इसीलिए क्या होगा, फोर्स 1 एग्जैक्टली अपोजिट है फोर्स 2 के, तो ये ऑप्शन भी सही है, ए नंबर भी ऑप्शन सही है। जस्ट मैं बताया आपको, ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड बी करेक्ट। आया समझ में? चलिए आगे समझ में, देखिए नेक्स्ट देखिए। लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है, कोई भी टाइप का एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसमें स्केलर वाला सारा काम होगा। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे +5 जूल है ये कंप्लीटली पूरा मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जो -5 जूल है ये पूरा कंप्लीटली ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो +5 जूल है ये कंप्लीटली मैग्नीट्यूड नहीं है। यहाँ पे -5 जूल है, यहाँ पे +5 न्यूटन है, ये कंप्लीटली मैग्नीट्यूड को डिनोट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे -5 न्यूटन है, ये कंप्लीटली मैग्नीट्यूड को डिनोट नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 5 न्यूटन होगा। यहाँ पर भी अगर मैग्नीट्यूड पूछूँ तो क्या होगा, यहाँ पर भी 5 न्यूटन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछता हूँ तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी का +5 जूल ही होगा। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो 2 नंबर है, मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 2 जो है यहाँ पे -5 जूल ही होगा। मतलब इसमें उसमें डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि ये वेक्टर है, समझ में आ रहा है, ये स्केलर है, तो स्केलर का मैग्नीट्यूड वही होता है जो लिखा होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो नहीं होगा जो लिखा होता है, क्योंकि ये दोनों जो है सेम नेचर के वेक्टर्स हैं, लेकिन दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, निगेटिव वेक्टर्स हैं। आ रहा है समझ में ना? देखिए आया समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसका अनुसार, मैग्नीट्यूड ही है, तो यहाँ पे +5 जूल ज़्यादा होगा -5 से। -5 और +5 में कौन बड़ा होता है, +5, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 2। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आया समझ में? आया समझ में कैसे हुआ, आया समझ में कैसे हुआ? ये ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन तब होता है जब काइनेटिक एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी होता। आ रहा है समझ में ना? चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर देखिए आप, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है 6 नंबर वेक्टर आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर से क्या समझ में आता है आपको? कोलिनियर का मतलब होता है कि सेम लाइन में वेक्टर होना चाहिए, सेम लाइन में वेक्टर होना चाहिए। जैसे में वेक्टर्स लाई इन द सेम लाइन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में होना चाहिए, उस लाइन से अलग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ ये एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, सेम लाइन में होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट सेम, लेकिन बट लाई ऑन सेम लाइन, लेकिन डायरेक्शन जो होना चाहिए, डायरेक्शन आइदर 0 डिग्री एंगल बनना चाहिए दोनों वेक्टर्स के बीच में, और 180 डिग्री एंगल बनना चाहिए। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे ये हुआ, एक लाइन में वेक्टर है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, समझ में आ रहा ना? मतलब एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट सेम। कहाँ इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है तो इसका कुछ और है, तो इसका कुछ और है तो इसका कुछ और है, लेकिन सेम लाइन में है। सेम लाइन में है कि नहीं? लेकिन डायरेक्शन आइदर 0 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। देखो 0 डिग्री 180 डिग्री होगा तभी तो एक लाइन में आएगा ना, एक लाइन में आएगा ना, समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे और इसका देखो और इसका देखो, यहाँ पे क्या है, इसके और इसके बीच में 0 डिग्री है, लेकिन इसके और इसके बीच में क्या है, 180 डिग्री। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ मैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर्स
यहाँ को लीनियर का ही मतलब होता है कि सेम लाइन, को मतलब सेम, लीनियर मतलब सेम लाइन में, मतलब सेम लाइन में। अब यहाँ पे को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? को प्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। अब प्लेन क्या होता है? अब दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। प्लेन क्या होता है? प्लेन देखो, प्लेन का मतलब ये होता है ना कि एक प्लेन, जैसे में एक बोर्ड जो है एक प्लेन है, समझ में आ रहा है ना? एक बोर्ड प्लेन है, एक बोर्ड प्लेन है, मतलब इस प्लेन में अगर कितना ही वेक्टर लाई करा, ये वेक्टर हुआ, 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 समझ में आ रहा है? मतलब वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में होना चाहिए वेक्टर। अगर वेक्टर ऐसे निकल गया बाहर, इस वेक्टर को अगर उठा के ऐसे निकाल तो ये सेम प्लेन में नहीं है, ये इस प्लेन में आ गया है वेक्टर। अगर ऐसे आ जाए तो ये इस प्लेन में हो गया, समझ में आ रहा है ना? मतलब देख सकते हैं तो आप, ऐसे होता है, एक होता है अपना वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, समझ में आ रहा है ना? ये होता है अपना वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस। मतलब एक बोले तो ये होता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, समझ में आ रहा है? एक्स वाई प्लेन होता है, ये होता है एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन कौन सा हुआ? ये हुआ और ये हुआ, मतलब ये हुआ एक्स वाई प्लेन, ये वाला एक्स वाई प्लेन। और ये जो एक्स और जेड है, तो एक्स इधर है, एक्स किधर है मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ से देखिए, ये भाई एक्स हो गया, समझ में आ रहा है ना? ये देखिए ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, ऐसे निकला हुआ है। ये जो है ना जेड, ये जेड कोई बोर्ड में मैंने नहीं बनाया, ऐसे निकाला हुआ है, मैंने ऐसे निकाला हुआ है। तो ये जो एक प्लेन है, ये जो प्लेन बन रहा है, इससे एक प्लेन बन रहा है, ये एक प्लेन हुआ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वाई जेड देखिए, वाई जेड ये हो गया प्लेन, वाई जेड ये प्लेन हो गया, वाई जेड ये वाला हो गया वाई जेड प्लेन, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो वाई जेड प्लेन कौन सा हुआ? ये वाला प्लेन हुआ। आ रहा है समझ में आपको? आया समझ में आपको? बढ़िया से देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका को प्लेनर वेक्टर्स। आया समझ में? चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर देखिए, मैं यूनिट वेक्टर आपको बताने वाला हूँ। यूनिट वेक्टर बता चुका हूँ, लेकिन उसको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा और डिटेल बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। यूनिट वेक्टर। अब मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में क्या बताया था आपको, फिल के साथ बताया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है? 1 होता है। रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड 1 होता है, दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, और तीसरा पॉइंट ये बताया था कि डज नॉट हैव यूनिट। क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन से आपको फील आ गया था कि कोई यूनिट नहीं होता यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे मैं इसका एक लॉन्ग वर्जन, देखिए लॉन्ग वर्जन ये है कि कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करता हूँ। कार्टेशियन सिस्टम ऐसे, एक ऐसे देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है? जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसका यूनिट वेक्टर को बोला जाता है आई कैप, जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को बोला जाता है के कैप, और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को बोला जाता है जे कैप। आ रहा है समझ में? जहाँ पे कैप लगा हो, मतलब किसी के ऊपर कैप लगा दो, समझ रहे हो ना? ये मान लो ये संस्कार है, ये संस्कार है, समझ में आ रहा है? ये संस्कार है, मैं इसके ऊपर कैप लगा तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मतलब जहाँ भी कैप लगा हो, जहाँ भी कैप लगा हो, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ कि जहाँ भी कैप लगा हो, जहाँ भी कैप लगा हो, कैप मतलब ये वाला कैप लगा हो, वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और ये सारे चीज़ों को फॉलो करेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे, तो अगर जेड एक्सिस का के कैप है, वाई एक्सिस का जे कैप है, एक्स एक्सिस का आई कैप है, तो माइनस एक्स एक्सिस का क्या होगा? माइनस एक्स एक्सिस का, अगर माइनस एक्स एक्सिस में इधर ड्रॉ करूँ तो इसका क्या हो जाएगा? इसका माइनस एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का माइनस आई कैप। आ रहा है समझ में? माइनस जे का क्या हो जाएगा? माइनस जे का क्या हो जाएगा? माइनस वाई एक्सिस का क्या होगा? माइनस जे कैप। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए माइनस जेड एक्सिस का, ये के जेड है इधर निकला हुआ है, और ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये अंदर जा रहा है, समझ में आ रहा है? ये अंदर जा रहा है, तो ये माइनस जेड कैप है, माइनस जेड है। माइनस जेड को क्या बोलेंगे? माइनस जेड को आप बोल सकते हैं माइनस के कैप। कोई दिक्कत? कोई कैप नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितने भी डायरेक्शन है, मैंने 6 डायरेक्शन यहाँ पे बताया, समझ में आना? 3 मतलब उसको पॉजिटिव और 3 उसी के जस्ट निगेटिव बताया। 6 डायरेक्शन को बताया, मतलब ये 6 तीनों मतलब 6 जो है ये यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया आपको? अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। 9th नंबर वेक्टर कौन सा है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जहाँ भी ऑर्थोगोनल लिखा हो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। मतलब इसको ये भी बोल सकते हो आप, ऑर्थोगोनल को ये भी बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मतलब 2 ऐसे वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हो, यही होता है। मतलब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर का सिंबल जानते हो ना? ये वाला होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ये दोनों क्या होगा? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मतलब आप ये बोलेंगे कि ए जो है परपेंडिकुलर है बी के। मतलब आप बोल सकते हो कि बोथ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल
गोनल वेक्टर्स। वेक्टर्स आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट टाइप का वेक्टर है कंकरेंट वेक्टर्स। कंकरेंट वेक्टर्स, कंकरेंट वेक्टर्स, कंकरेंट वेक्टर्स क्या होता है? कंकरेंट वेक्टर्स क्या होता है? कंकरेंट वेक्टर्स ऐसा वेक्टर है ना जो मतलब सेम पॉइंट पे एक्ट करता है, मतलब बहुत सारे वेक्टर्स जो एक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे, बहुत सारे वेक्टर्स। जैसे मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको। देखिए मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट, ऐसे मत लिखिए, मेनी वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, मेनी वेक्टर्स, मेनी वेक्टर्स, वेक्टर्स एक्टिंग एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ आपको, ये मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे वेक्टर्स, इधर से भी वेक्टर, इधर से भी, 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 मतलब बहुत सारा वेक्टर्स है, बहुत सारा वेक्टर, मतलब एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, बस उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे कंकरेंट वेक्टर। आया समझ में आपको? आया समझ में आपको? कैसा लगा आज का क्लास? कैसा लगा आपको? फर्स्ट क्लास है वेक्टर का, आज का क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, समझ रहे हैं ना? आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, भूलिएगा मत, समझ रहे हैं ना? क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। आपका एक कमेंट और एक लाइक जो होता है ना, और एक शेयर बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, समझ रहे हैं ना? देखिए बाबू, आपकी ज़रूरतें पूरी हो या ना हो, लेकिन आपके सपने पूरे ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए बाबू, आपकी ज़रूरतें पूरी हो या ना हो, लेकिन आपके सपने पूरे ज़रूर होने चाहिए। आपके पाँव में जूते हो या ना हो, लेकिन आपके हाथ में किताब ज़रूर होना चाहिए। आप अपनी हालात को तभी सुधार सकते हो जब आप शिक्षित होगे। दौलत, शोहरत और इज्जत पाने का बस एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा, और वो शिक्षा से होकर गुजरता है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास हर एक चीज़ हो, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो, तो आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। देखो, आप गरीब पैदा जरूर हुए हो, लेकिन आपको गरीबी में मरना नहीं है, समझ रहे ना? सामर्थ्य इतना रखो कि अगर 7 समुंदर पार भी आपका लक्ष्य हो, तो वहाँ से भी आप उस लक्ष्य को चीर फाड़ कर लाओ, समझ रहे हो ना? तो मेहनत से डरो मत, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आपके पास अगर कोई भी चीज़ हो तो फटाक से आपके पास आ जाए, बस मेहनत से आ जाए। और मेहनत के सिवा और शिक्षा के सिवा जो है ना, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप किसी चीज़ को पा सको, समझ रहे हो ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और फिर कल मिलते हैं। आप सबको नमस्कार।